Hello everyone, I am Dr. Gitanjali Bahel, Senior Consultant Fetal Medicine at Medanta Hospital, गुड़गांव। तो हम आज बात करेंगे कि फीटल मेडिसिन का क्या रोल है ट्विन प्रेगनेंसी में अच्छे आउटकम के लिए। तो सबसे पहले तो हम जानते ही हैं कि ट्विन प्रेगनेंसी यानी गर्भाशय में वो फीटसेस का या उससे ज़्यादा होने को हम ट्विन या हाई बर्थ ऑर्डर कहते हैं। तो बेसिकली ये एक हाई रिस्क कंडीशन है और जो एक ज़्यादा केयर की डिमांड करती है, क्योंकि ये एसोसिएटेड होती है बहुत सारे फीटल और मैटरनल रिस्क के साथ में। जैसे कि यहाँ पे इंक्रीज रिस्क होता है अबॉर्शन का, कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज़ का और प्री मेच्योरिटी का, प्री टर्म लेबर का, प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन का और साथ में प्री मेच्योरिटी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस का, जो कि बच्चे में हो सकती है बिकॉज ऑफ अर्ली डिलीवरी। साइमल्टेनियसली मदर के लिए भी ये कंडीशन रिस्की हो सकती है और ज़्यादा ध्यान रिक्वायर करती है, जैसे कि मदर में शुगर का होने का, PIH प्रेगनेंसी में जो ब्लड प्रेशर बढ़ता है उसका रिस्क, और प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी डिलीवरी होने के बाद में ज़्यादा ब्लीडिंग होने का रिस्क रहता है। तो हाँ, आज हम बात करें कि बच्चे के लिए अगर हम फीटस की बात करते हैं तो डेफिनेटली फीटल मेडिसिन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है जो हम सबसे पहला स्कैन करते हैं, जो कि वाइबिलिटी स्कैन कहलाता है। इसमें हम देखते हैं कि नंबर ऑफ फीटसेस कितने हैं, जेस्टेशनल एज करस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं अब पीरियड से, और उससे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम उनकी एम्ब्रियोनिसिटी और कोरियोनिसिटी देखते हैं, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आगे के प्रोग्नोसिस के लिए और फर्दर सर्विलियंस प्रेगनेंसी में कैसी रहनी चाहिए। क्योंकि दो तरीके की ट्विन प्रेगनेंसी होती है, एक तो मोनोकोरियोनिक जिनको आइडेंटिकल ट्विन भी कहते हैं और एक डाइकोरियोनिक जो कि नॉन आइडेंटिकल ट्विन कहते हैं। नॉर्मली दोनों प्रेगनेंसी में जो ट्विन से रिलेटेड जो मैंने बताई हैं कि प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इसके अलावा मोनोकोरियोनिक प्रेगनेंसी में दोनों बच्चे जो हैं उनका प्लेसेंटल सर्कुलेशन जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। तो ऐसे में कुछ स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जो कि मोनोकोरियोनिक ट्विन प्रेगनेंसी की स्पेशल कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, इसीलिए ये प्रेगनेंसी जो है और ज़्यादा केयर की डिमांड करती है। तो सबसे पहले फिर जब हम वाइबिलिटी में जब डिनोट कर लेते हैं कि हमारा कौन सी टाइप की प्रेगनेंसी है, हम एंटी स्कैन करते हैं जिसमें बच्चे में हम स्ट्रक्चरल डिफेक्ट तो नहीं है, एन्यूप्लॉइडी मार्कर्स को देखते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके बाद में अगर ये मोनोकोरियोनिक प्रेगनेंसी है तो हमें जो इसकी सर्विलियंस और फॉलोअप है वो जल्दी स्टार्ट करना पड़ता है 16 वीक्स से, और ये डिपेंड करता है कि हमें 2 हफ्ते में या 4 हफ्ते में प्रेगनेंसी में फॉलोअप करना है। ये डिपेंड करता है कोरियोनिसिटी क्या है। अगर मोनोकोरियोनिक प्रेगनेंसी है एवरी 2 वीकली, डाइकोरियोनिक है तो 4 वीकली। और मेनली हम जैसे कि अगर मान लो ये मोनोकोरियोनिक प्रेगनेंसी है और उसमें हमें 16 to 25 वीक्स का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें हमें ये देखना होता है कि कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं अराइज हो रही है। जैसे कि हम इसमें बच्चे के स्ट्रक्चरल इवैल्यूएशन के अलावा हम देखते हैं कि जैसे अगर मोनोकोरियोनिक प्रेगनेंसी है, ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, जिसमें एक बच्चा बहुत बड़ा दूसरा छोटा और उसमें पानी की जो है मात्रा एक में बहुत ज़्यादा और एक में बिल्कुल पानी नहीं रहता। तो फीटल मेडिसिन का रोल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ऐसी कंडीशन होगी तो मोनोकोरियोनिक प्रेगनेंसी में एक बच्चे के डिमाइस होने पे दूसरा बच्चा एट रिस्क हो जाता है, क्योंकि सर्कुलेशन जुड़ा होने की वजह से IUD होने की संभावना बढ़ जाती है या फिर उसमें न्यूरोलॉजिकल डैमेज होने की संभावना बढ़ जाती है। तो अगर हमें ऐसा लगता है तो TTTS में हम लोग लेज़र करके दोनों बच्चों का प्लेसेंटल सर्कुलेशन सेपरेट कर देते हैं, जिससे कि वो एनास्टोमोसिस सेपरेट होने के बाद में दोनों बच्चे अपना ग्रो कर सकते हैं। इसी तरह से कभी हमें अगर लगता है कि एक बच्चा IUD होने का रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में हम डिसीजन कर सकते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन का, जिसमें हम जो एट रिस्क बच्चा है उसको हम एब्लेट करके दूसरे बच्चे की लाइफ को सुनिश्चित कर देते हैं। फर्दर फॉलोअप, सर्विक्स की लेंथ कितनी है, ग्रोथ कैसी है, ये सब चीज़ें हम देखते हैं, जिससे कि IUGR का रिस्क तो नहीं है, और अगर सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस है तो क्या हम सर्कलाज कर सकते हैं, और टाइमिंग ऑफ डिलीवरी क्या रहना चाहिए, माल प्रेजेंटेशन तो नहीं है, टाइप ऑफ जो है प्रेजेंटेशन के हिसाब से हम आगे फर्दर डिलीवरी का रूट क्या होना चाहिए, कोई ऐसी एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स तो नहीं है, उसमें ज़्यादा सर्विलियंस की ज़रूरत तो नहीं है, ग्रोथ का इशू है तो, और टाइमिंग ऑफ डिलीवरी क्या होना चाहिए, मोड ऑफ डिलीवरी क्या होना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में हम एज अ फीटल मेडिसिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। फॉलोअप और बेनिफिशियल हो जाता है फीटस को सुरक्षित रखने के लिए
और साथ साथ मदर को भी कॉम्प्लिकेशन फ्री रखने के लिए। धन्यवाद।